आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक बहुत ही दिलचस्प भ्रम को तोड़ने वाले हैं। अक्सर माना जाता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक सीधा साधा गणित है कि अगर बाजार में कुल मिलाकर बाइंग हो रही है तो प्राइस ऊपर जाना ही चाहिए। लेकिन क्या असलियत में हमेशा ऐसा होता है? आज हम डेटा, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी और बड़े संस्थानों की कुछ बहुत ही सीक्रेट रणनीतियों का विश्लेषण करके इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे द नेट बाइंग पैराडॉक्स, फिर डीकोड करेंगे एफआईआई और डीआईआई को, समझेंगे द वाइकॉफ एक्यूमुलेशन गेम, जानेंगे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी और अंत में देखेंगे द वेल्थ ट्रांसफर मैट्रिक्स। चलिए सीधा आते हैं सेक्शन 1 पर, द नेट बाइंग पैराडॉक्स। अब इस थ्रेड को देखिए। r/इंडियन स्ट्रीट बेट्स कम्युनिटी पर किसी ने पूछा कि भाई, जब मार्केट में 1122 करोड़ से ज्यादा की नेट बाइंग रिकॉर्ड हुई तो मार्केट गिरा क्यों? और थ्रेड में लोगों ने मजाक में इसे तीसरी महाशक्ति या थर्ड सुपर पावर का नाम दे दिया। लेकिन सच में सोचने वाली बात है, अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल खरीद रहे हैं तो प्राइस को नीचे कौन धकेल रहा है? क्या वाकई कोई अदृश्य ताकत है जो मार्केट चला रही है? और यहीं पर बुनियादी गणित और मार्केट की हकीकत आपस में टकरा जाते हैं। एक तरफ नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि नेट बाइंग हो रही है, यानी कीमतें बढ़नी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर सब लाल है, मार्केट गिर रहा है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में जो डेटा हमें सतह पर दिखता है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती। इसे और गहराई से समझने के लिए चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डीकोडिंग एफआईआई एंड डीआईआई। अब इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इन बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बीच की रोजाना की जंग को समझना होगा, जो इंडियन इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखते हैं। एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, जैसे बड़े ग्लोबल हेज फंड्स जो भारी मात्रा में पैसा बाहर निकालते हैं, और दूसरी तरफ हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज, जैसे हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स और एलआईसी, जो मार्केट के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और उसे क्रैश होने से बचाते हैं। ये ऐतिहासिक डेटा बहुत कुछ बयान करता है। जरा अप्रैल 2026 के नंबर्स पर गौर कीजिए। एफआईआईज ने 70,000 करोड़ से ज्यादा की भयंकर बिकवाली की, लेकिन सामने से डीआईआईज ने 51,000 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को एक बहुत बड़े क्रैश से बचा लिया। मई 2026 में भी बिल्कुल यही हुआ। मतलब साफ है, डोमेस्टिक फंड्स लगातार विदेशी बिकवाली के झटके सहते हुए बाजार को एक गद्दे की तरह कुशन दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सिर्फ कैश मार्केट का डेटा हमें बेवकूफ़ बना सकता है। असली सीक्रेट ये है कि कई बार ये बड़े संस्थान कैश मार्केट में तो खरीदते या बेचते दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ सेगमेंट में अपनी बड़ी और छिपी हुई पोजीशंस बना रहे होते हैं। तो सिर्फ कैश बाइंग का नंबर देखकर खुश होना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द वाइकॉफ एक्यूमुलेशन गेम। ये सारा डेटा और रणनीतियां कैसे काम करती हैं, इसे स्मार्ट मनी की दुनिया में वाइकॉफ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंपोजिट ऑपरेटर। इसे ना मार्केट के उस मास्टरमाइंड की तरह समझे जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये असल में बड़े संस्थानों और मार्केट मेकर्स का एक ग्रुप है, जिनका एक ही काम है बिना प्राइस बढ़ाए, बिल्कुल चुपचाप और सस्ते में बड़ी मात्रा में शेयर्स को जमा करना। ये बड़े प्लेयर्स बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से काम करते हैं। ये अलग अलग फेज में चलते हैं। पहले वो गिरते हुए मार्केट को रोकते हैं, फिर उसे एक बोरिंग साइडवेज रेंज में फंसा देते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, जहां वो सप्लाई के लेवल्स की परीक्षा लेते हैं और डरे हुए निवेशकों से उनके शेयर्स सोखना शुरू करते हैं। और जब सप्लाई पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब आता है मार्कअप फेज, जहां कीमतें अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागती हैं। और इस दौरान जो तरकीबें इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ही बेरहम होती हैं, जैसे कि जानबूझकर सपोर्ट लेवल को तोड़कर एक स्प्रिंग बनाना। इससे होता क्या है, आम इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट में पैनिक फैल जाता है। इसी झूठे डर और पैनिक का फायदा उठाकर स्मार्ट मनी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर शेयर्स जमा करती है। इसी को कहते हैं कमजोर हाथों को मार्केट से बाहर खदेड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ये कंपोजिट ऑपरेटर जाल बिछाता है तो आम रिटेल इन्वेस्टर्स भविष्यवाणी की तरह बार बार उसी जाल में क्यों फंसते हैं?
इसका जवाब चार्ट्स में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में है। इंडियन मार्केट पर बिहेवियरल फाइनेंस की रिसर्च बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का लगातार फायदा उठाया जाता है। रिसर्च के मुताबिक सबसे बड़ी कमजोरी है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। होता यह है कि बुल मार्केट के दौरान रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी स्टॉक चुनने की क्षमता को कुछ ज्यादा ही बड़ा मान लेते हैं। ये नियंत्रण का एक झूठा भ्रम पैदा करता है जो उन्हें जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है और आखिरकार उनका पोर्टफोलियो बड़े संस्थानों के मुकाबले काफी खराब परफॉर्म करता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर्डिंग बिहेवियर, यानी वही पुरानी भेड़ चाल। सेबी की रिपोर्ट बताती है कि 45% नए रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों में आके अपना पैसा लगा देते हैं। अब जब सब लोग बिना सोचे समझे किसी टेक या डिजिटल स्टॉक के पीछे भागेंगे तो वो वाइकॉफ के शेकआउट जाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट शिकार बन जाते हैं। और फिर एंट्री होती है लॉस एवर्जन की। इंसानी फितरत है कि नुकसान बुक करने में बहुत दर्द होता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स लगातार गिरते हुए स्टॉक्स को भी इस झूठी उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि अरे कभी तो वापस ऊपर आएगा। नतीजा, रिटेल इन्वेस्टर की कैपिटल वहीं फंसी रह जाती है और बड़े संस्थान अपना खेल खेलकर आराम से निकल जाते हैं। इसे समझने के लिए 2020 की महामारी वाला उदाहरण सबसे बेहतरीन है। AFMI की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2020 में जब निफ्टी बिल्कुल बॉटम पर था तब डर के मारे भयंकर पैनिक सेलिंग हुई, लेकिन फिर बाद में जब मार्केट एकदम टॉप पर पहुंच गया तो उसी भीड़ ने अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दी। सच कहें तो वाइकॉफ थ्योरी का कॉम्पोजिट ऑपरेटर बिल्कुल यही चाहता है। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, द वेल्थ ट्रांसफर मैट्रिक्स। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स, रणनीतियों और साइकोलॉजी को एक साथ जोड़कर देखें तो असली तस्वीर क्या बनती है। तस्वीर ये है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ स्क्रीन पर लाल हरे रंग में चमकने वाले कुछ नंबर्स नहीं हैं। ये असल में वेल्थ ट्रांसफर का एक बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो पैनिक करने वाले इमोशनल इन्वेस्टर्स की जेब से पैसा निकालकर रणनीतिक और धैर्यवान संस्थानों की तिजोरी में डालता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर इस कंपोजिट ऑपरेटर की पूरी स्ट्रैटेजी ही रिटेल इन्वेस्टर्स की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाने पर टिकी है, तो मार्केट को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या ये गेम शुरू से ही फिक्स किया हुआ है या फिर ये बस इंसानी फितरत की कमजोरियों का एक जीता जागता परिणाम है? इस सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।